नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आज स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इससे पहले मैं हाइपरबोला की 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तभी उसके बाद समझ में आएगा। यदि आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आधा अधूरा पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप केवल ये मौज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो बेटर है कि आप पूरा सही से पढ़ें। और जो पिछले वीडियोज हैं मैंने वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। आप उनको वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। ये जो क्वेश्चन इससे आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से, आप चाहे IIT का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे 12th का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद आपके फिर PGT TGT आ जाते हैं, MCA एंट्रेंस आ जाता है, NDA CDS, बहुत जगह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में इसका पक्का रहता है, इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा कि एक क्वेश्चन तो हमारा पक्का कर ही लेना है। और गिनती के इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं 5 टाइप में से एक क्वेश्चन आपका आता है। तो 5 क्वेश्चन तैयार करने से यदि आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब कि आपको 4 नंबर फ्री में मिल जा रहे हैं, तो फिर क्या नुकसान है। इस वीडियो को देख लीजिए, मुश्किल से 30 35 40 मिनट का ये वीडियो है। अच्छे से पढ़िएगा और धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, रिवीजन करते जाइए साथ में वीडियो पॉज कर करके, और उसके नोट्स तैयार करते जाइए। चलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्टार्ट करें। उससे पहले मुझे समझना होगा एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, पहले इस चीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एसिम्प्टोट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने एक आपको हाइपरबोला बनाया हुआ है, ठीक है। ये हाइपरबोला की बात नहीं हो रही, ये कोई भी फिगर की बात होती है। आप कोई भी फिगर बनाइए तो एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, पहले उस चीज़ को समझिएगा। तो आपने कोई एक फिगर बनाया, मैंने सपोज हाइपरबोला ही बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि ऐसा लगे कि ये इनफाइनाइट पे जाके इस कर्व से टच हो जाएंगी। टच का मतलब टेंजेंट बनाने लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपने लिमिट में पढ़ा हुआ है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे या x टेंस टू इन्फिनिटी पे जो फंक्शन की वैल्यू है इतनी आती है, लेकिन वो उतनी कभी आ नहीं सकती है। वो केवल जस्ट अप्रोच होती है कि लगभग हाँ इतनी आएगी, इक्वल नहीं आ सकती है। तो ऐसे ही आपको इनफाइनाइट पे आपको लगेगा ये लाइन जो है वो इसके टेंजेंट बना लेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो जो हाइपरबोला होता है इसमें आपकी 2 इस तरह से लाइन खींच सकते हो जो कि आपको ऐसे लगेंगी जो इनफाइनाइट पे टच हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिम्प्टोट्स। तो यहाँ पर आपकी 2 एसिम्प्टोट्स मिलते हैं, तो इसका नाम मैंने दे दिया A1 और A2। तो आपको 2 मिल जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसमें इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, किस तरह से ये बिहेव करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ी थोड़ी इसके बीच में देखते जाइए। ये जो 2 मैंने एसिम्प्टोट्स बनाए हुए हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हमेशा इनकी ये जो ट्रांसफर एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस होती है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये चीज़ क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि एसिम्प्टोट्स A1 और A2 का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रांसफर एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी एक ही हो गई आपके पास। ऐसे ही हम धीरे धीरे और भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि हमारा एक फिगर आपको दे दिया जाए, मैं इधर लिख लेता हूँ अच्छे से, कि x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये एक आपका हाइपरबोला है, तो इसके मुझे एसिम्प्टोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह की यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसके एसिम्प्टोट्स लिखना बहुत आसान होता है। तो भाई क्या है कि देखो, एक तो ये होता है और दूसरा हमारे पास इस तरह से होता है x² अपॉन a², यहाँ पे माइनस अब की बार कर लीजिएगा, y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। ये दूसरे टाइप का हाइपरबोला होता है। तो इन दोनों हाइपरबोला जो होते हैं इनके एसिम्प्टोट्स लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। सीधा सीधा आप क्या कर देंगे कि x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 0 कर दीजिए। ऐसे इसमें भी होता है, इसमें भी हो जाएगा क्या, x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b², जो 1 लिखा है इसको बस 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो लिख के आई हुई है ये दोनों एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ये भी जो नीचे लिख के आई है ये दोनों एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन है, राइट। तो चलो यदि मैं इसको अलग अलग करना चाहूँ तो ये किस तरह से हो जाएगा, तो जो m² माइनस n², तो m माइनस n इंटू m प्लस n हो जाता है। तो ऐसे ये बन जाएगा x अपॉन a माइनस y अपॉन b। दूसरा आपका हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 0। तो आपको दिस इज इक्वल टू 0 एक एसिम्प्टोट ये मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 एक एसिम्प्टोट ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, ये माइनस लगा दिया था, प्लस कर लीजिएगा इसको।
तो ऐसे ही जब मैं इसको करूँगा तो ये और ये बिल्कुल सेम ही तो हैं। यदि माइनस कॉमन ले लें तो माइनस इधर चला जाएगा, तो ऊपर नीचे वाले के एसिम्प्टोट्स सेम ही तो निकल के आए हुए हैं, तो इसके भी एसिम्प्टोट्स यही निकल के आएंगे जो कि इसके निकल के आए थे। ठीक है, तो दोनों के एसिम्प्टोट्स क्या हैं, सेम है। तो एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैंने जो ऊपर वाला हाइपरबोला लिखा था और नीचे वाला हाइपरबोला लिखा था, ये दोनों हाइपरबोला एक दूसरे के क्या हैं, कंजुगेट हाइपरबोला हैं। तो जो कंजुगेट हाइपरबोला होते हैं उनके एसिम्प्टोट्स हमेशा सेम मिलते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी। क्लियर? तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एसिम्प्टोट्स आर सेम ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आप यदि पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। कम से कम 100 से ऊपर मेरे बच्चे आईटी में सेलेक्ट भी हो चुके हैं, एनआईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। काफ़ी लोगों ने पीजीटी क्वालिफाई किया है, टीजीटी क्वालिफाई किया है। 5-6 बच्चे मेरे एयरफोर्स में भी गए हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने अब यूट्यूब पे आ चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी बहुत अच्छी जगह जाएं, तो इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलता हूँ। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आपको एक हाइपरबोला दिया गया है, ठीक है, और आपने क्या किया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ किसकी निकाल ली, एसिम्प्टोट्स की निकाल ली। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो इसके दो बनने, दोनों के कंबाइंड इक्वेशन मैंने अभी बताया था, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताया था। ठीक है, अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है बड़े बड़े एग्जाम्पल के साथ भी अप्लाई होगा। तो हाइपरबोला और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स जो होगा, और उसका यदि आपने डिफरेंस निकाला, क्या निकाला, डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा जो होगा भी कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने एक हाइपरबोला एक रफली लिख ले रहा हूँ, एक्चुअली शायद ये हो कि ना हो पता नहीं। ऐसे 2x² लिख लिया, माइनस का 5xy लिख लिया, -3y² लिख लिया, -5x लिख लिया, -3y लिख लिया, +6 लिख लिया, = 0। सपोज ये मैंने अपने मन से कोई हाइपरबोला ये मान रखा है। ठीक है, अब है कि नहीं है पता नहीं, मैंने अपने मन से लिख लिया, क्योंकि इस तरह के हाइपरबोला होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आप बताइएगा, तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो ये वाला वेरिएबल वाला पार्ट है, ये इसका और इसका सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस में क्या आ रहा है, केवल कांस्टेंट ही डिफरेंस है। तो ये इनमें वेरिएशन नहीं होगा, केवल वेरिएशन जो होगा वो केवल इस वाले पार्ट में होगा। तो यहाँ पे जो 6 लिखा है वहाँ पे और कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 6 के बदले हो सकता है -6 हो, 12 हो, 5 हो, 9 हो, 8 हो, -8 हो, 1/2 हो, 1/8 हो सकता है 0 हो। तो इस तरह का इसमें चेंजमेंट आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि मुझे इस तरह की इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 6 के बदले केवल लिख लूँगा लैम्डा = 0। तो अब ये इक्वेशन जो है वो आपकी बन गई समथिंग लैम्डा में। तो लैम्डा तो आपने अपने मन से माना हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक पॉइंट आपको बताया था। क्या बताया था, बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। वो बताया था मैंने कि जो एसिम्प्टोट्स जो होते हैं वो कहाँ से पास होते हैं, इन हाइपरबोला के सेंटर से पास होते हैं। तो यदि मैं उस प्रॉपर्टी को भी पास लगा दूँ कि जो एसिम्प्टोट्स हैं वो कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर पे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यदि यहाँ पे पुट कर दूँ तो वहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और फाइनल आंसर मुझे मिल जाता है ना। काफ़ी जी। चलिए क्वेश्चन कर लिया जाए इस पर। अब आइए एग्जाम्पल भी इसका कर लेते हैं हम लोग। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स। ठीक है, आपको कंबाइंड इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, एसिम्प्टोट्स लिखा हुआ है ये, ऑफ द हाइपरबोला दिस। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था कि एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन और हाइपरबोला की कंबाइंड इक्वेशन में केवल कांस्टेंट पार्ट में डिफरेंस आता है और जो वेरिएबल पार्ट है वो हमारा सेम रहता है। चलिए ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये पूरी तो एसिम्प्टोट की जो कंबाइंड इक्वेशन है उसको मैं लिख लेता हूँ 2x² - 5xy - 3y² - 5x - 3y, और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस लैम्डा = 0। ठीक है, तो ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन है तो उसमें केवल प्रॉब्लम क्या आ रही है, केवल लैम्डा की वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अब 2 तरीके। एक तरीका मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ा बताया हुआ है कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं इन दोनों लाइन का, वो कहाँ पे होता है, इनके सेंटर पे होता है।
या आप सेंटर निकाल लीजिए और उस सेंटर को एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरा तरीका और भी ईजी है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है, ये जो इक्वेशन जो निकाल के लाए हो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये एक्चुअली है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप जानते हो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और डेल्टा आप कैसे निकालते हो, ये आप जानते हो। डेल्टा इक्वल टू आप दो तरीके से निकालते हो। यदि आपकी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो उस केस में डेल्टा क्या होता है, आप abc प्लस का 2fgh माइनस af² माइनस का bg² माइनस का ch² इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इस तरह से आप निकालते हैं। तो इसमें आप ए बी सी की वैल्यू आप कंपेयर कर लीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू आपकी -3 है और सी की वैल्यू यहाँ पर प्लस लैम्डा दे रखी है। और एफ जी एच, तो एफ यहाँ से निकलता है -3/2, जी यहाँ से निकलता है -5/2 और एच यहाँ से निकलता है -5/2। तो ये सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर लूँगा। पुट करने के बाद आपको अपने आप लैम्डा निकल आएगा। चलिए मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ लोग डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट से कर लीजिएगा। तो डिटरमिनेंट भी यहाँ पे बना देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, तो ये भी डेल्टा की ही वैल्यू होती है। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो हम दोनों तरफ से कर ले रहे हैं, तो आप इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से मैं कर लेता हूँ। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी बताई थी, 2। बी की वैल्यू मैंने कहाँ बताई थी, y² का कोफिशिएंट -3। सी की वैल्यू यहाँ पर लैम्डा है प्लस 2f, f की वैल्यू यहाँ से पीछे से इसका कोफिशिएंट -3/2 माइनस का 5/2 अगेन -5/2, यहाँ तक हो गया। अब माइनस का af² लिख लेता हूँ, तो माइनस a की वैल्यू 2 है और f², तो f आपका क्या निकल के आया था यहाँ से -3/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या दे रखा है, माइनस का bg² माइनस b की वैल्यू -3 है। इसके बाद आ जाएगा माइनस का 5/2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद -c और c की वैल्यू यहाँ पर लैम्डा, h है आपका -5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका कहाँ पे लैम्डा आ रहा है, एक तो यहाँ पे लैम्डा आ रहा है और दूसरा यहाँ पर लैम्डा आ रहा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। देखो लैम्डा ही आ रहा है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा और धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और हम सीधा अपने ने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, माइनस का 18/49 इतना आपका निकल के आएगा। यही जो है वैल्यू है मैं यहाँ पे कहाँ पुट कर लूँगा। तो यहाँ पे पुट करने के बाद फाइनल आंसर जो है आपका क्या मिल जाएगा, 2x² माइनस 5xy माइनस 3y² माइनस 5x माइनस 3y माइनस 18/49 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर जो ABCD में लिखे होंगे वहाँ पर माइनस का 18/49 नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 का जो मल्टीप्लाई है वो पूरी इक्वेशन बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे इसमें कोई, इसमें जो वेरिएबल पार्ट है इसमें चेंज आ रहा है, नहीं इसमें वेरिएबल पार्ट में चेंज नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली डिवाइड में 49 है, इस वजह से मल्टीप्लाई करने से वो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट आपका सेम ही रहना है। तो क्या कर देना है कि 49 के केवल इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके जो ABCD ऑप्शन है उसमें से एक आपका मैच कर जाएगा। 3 मैच नहीं करेंगे, तो मतलब कि जो मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा और आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, चलिए एसिम्प्टोट में केवल इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आइए अब समझते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसको समझने के लिए मुझे थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए, जैसे कि आपके माइंड में यदि आया होगा कि हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बच्चे नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लें। यदि आपसे बोला जाए कि गुड बॉय, क्या बोल रहे हैं, गुड बॉय, तो बॉय एक नाउन है, गुड उसका एडजेक्टिव है। वो लड़का अच्छा रहा होगा तभी उसको गुड बॉय बोला गया होगा। ठीक है, मतलब कुछ अच्छे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर रहे होंगे, उसी के बाद उसको गुड बॉय बोला गया, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं उसको। तो इसी के लिए हाइपरबोला के साथ रेक्टेंगुलर लगा हुआ है, मतलब रेक्टेंगुलर जो वर्ड है वो इसका क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि रेक्टेंगुलर होता क्या है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है यदि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको या तो लेफ़्ट टर्न हो गए या तो राइट टर्न हो गए, तो आप यदि लेफ़्ट और राइट टर्न होते हैं तो ऐसे ही टर्न हो गए। तो ये जो टर्न होने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं।
ठीक है। और वो जब वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हो गई बात। तो रेक्टेंगुलर यदि बोलते हैं तो हाइपरबोला रेक्टेंगल थोड़ी ना बन गया होगा, ठीक है। तो जैसे हाइपरबोला तो कुछ फिगर इस तरह से बनता है और ये इसकी एक्सिस होती हैं, तो ऐसे थोड़ा ना बन गया होगा। ये वाला हाइपरबोला ऐसे बन गया होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जब पॉसिबल नहीं है तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आखिर में इसको बोला क्यों गया, तो इसके पीछे आप कारण समझिएगा। अभी तक हम एसिम्प्टोट्स पढ़ चुके हैं, अब एसिम्प्टोट की ही प्रॉपर्टी वजह से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले जाते हैं। होता है क्या है कि अभी आपने एसिम्प्टोट्स इस तरह से बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोट्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं, ये केवल कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही 90 का एंगल बनाएंगे और वो डिपेंड करेगा हाइपरबोला पर। तो वो हाइपरबोला किस तरह का हो कि ये जो एंगल है वो क्या बन जाए, 90 डिग्री पर बन जाए। वो केवल तभी पॉसिबल है जब, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² / a² - y² / b² = 1। इसमें क्या हो जाए कि ये a² और b² ये जो है ये सेम हो जाएं, a² b² सेम हो जाए। कहने का मतलब a = b हो जाए, कहने का मतलब 2a = 2b हो जाए, या सीधा सीधा कहने का मतलब उसका ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो कैसी हो जाए, सेम हो जाए। तो उस केस में ये कि 90 डिग्री का एंगल बनाने लगते हैं, राइट। तो अब इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो अब इस तरह से कुछ बन जाएगी कि x² / a² - y² / a² = 1, क्योंकि a और b आपके सेम है। तो इक्वेशन इस तरह से बन गई। इसको और सही से लिखना चाहो तो x² - y² = a² बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह की जब फॉर्म आपके लिखे होते हैं तो जैसे आप देखते हो अरे ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसकी इसेंट्रिसिटी √2 है, तो ये फट से आप बोल देते हो। लेकिन कभी आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि इस हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? तो आज क्लियर हो गया होगा कि इस किसी भी हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो तो आप सब लोग याद कर लेते हो कि क्या कर लेते हैं कि x² का कोफिशिएंट और y² के कोफिशिएंट का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो वो तो हमने एक अपने सी ट्रिक समझ ली, मतलब कि छोटी सी फालतू सी ट्रिक, ठीक है। लेकिन आपने उसमें क्या हुआ, आपने बेसिक नहीं सीखे हुए। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़िएगा तो उसके बेसिक जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपको मैथ आएगी। और मैथ कभी भी आपको ये सोच के नहीं आ सकती कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको कभी मैथ नहीं आ सकती है, ना ही आप अपने बच्चों को मैथ सिखा पाएंगे, राइट। तो क्या करें, आप सबसे पहले जो भी आप ए वर्ड्स होते हैं उन वर्ड के मीनिंग को समझिए, ठीक है। खासकर उनके एडजेक्टिव पे बहुत ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव जितने क्लियर होंगे, एडजेक्टिव हमेशा उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आपको पढ़ने में एक अलग मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप समझ गए कि ये इस तरह का जो हाइपरबोला होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो क्यों होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो एक चीज़ और देखिए कि अब मैंने आपको इसेंट्रिसिटी निकालना सिखाया था। इसेंट्रिसिटी क्या होता था, 1+ यहाँ पे नेगेटिव वाला पोर्शन लिखते थे, यहाँ पे पॉजिटिव वाला लिखते थे, ठीक है। तो यदि ये वाली इक्वेशन आपको दे रखी है तो दोनों पे क्या है, a² है, तो दोनों जगह आप क्या लिखेंगे, a²। तो a² लिखा तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो कुल मिला के ये वैल्यू कितनी निकल के आई, √2 निकल के आई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा √2 होगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। किसी भी फॉर्म में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हो तो उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या रहेगी, √2 रहेगी। एक चीज़ क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये किस किस तरह की फॉर्म में पूछे जाते हैं ये भी हम थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो मैंने आपको लिखा हुआ है ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आपको कितनी भी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखी हो तो लेकिन उस वर्ड के आगे या तो हाइपरबोला लिखा हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी लंबी चौड़ी इक्वेशन हमेशा हाइपरबोला नहीं होती है, वो आपकी एलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए ये हाइपरबोला है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, यदि आपको पेपर में जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं, आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहते हैं, वो केवल आपसे ये पूछने जाते हैं क्या आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी जानते हैं। तो वो सीधा सीधा उस इक्वेशन के आगे लिख देंगे दिस इज हाइपरबोला और इसकी इसेंट्रिसिटी आप बताइए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ x² का कोफिशिएंट चेक करना है और y² का कोफिशिएंट चेक करना है, ठीक है। जैसे सपोज इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट b है, ठीक है। तो b का मतलब यहाँ पे अधिकतर माइनस के फॉर्म में आता है। तो वहाँ पे क्या करना है, x² और y² के कोफिशिएंट का सम चेक कर लेना है। वो यदि 0 के इक्वल हुआ तो आप बोल देंगे कि इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, √2, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि जैसे कि सपोज दिया हुआ है 2x² - 5xy और -2y² + 6x - 4y - 6 = 0, ठीक है। और इन्होंने बोल रखा है दिस इज हाइपरबोला, तो इसकी इसेंट्रिसिटी आपको बतानी है। तो आपको
अब ये जो है इस तरह की इसेंट्रिसिटी मैंने निकालना भी नहीं सिखाया, और निकालोगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत टफ होता है ये निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते क्योंकि ये फॉर्मूला केवल इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए काम करता है। तो ये इस क्वेश्चन को पहले आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने में आपको पसीने छूट जाएंगे। तो बेटर ये है कि सबसे पहले हम क्या चेक कर लें, क्या ये जो हाइपरबोला बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +2 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आ गया तो इसेंट्रिसिटी सीधा सीधा हम बोल देंगे कितनी है, √2। ये जो क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी से आपसे बहुत पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के 50% क्वेश्चन यदि आप कवर करते हैं तो वो यही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो इसेंट्रिसिटी से ही तैयार होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसमें आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मैंने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है वो x² - y² = a², इस टाइप की मैंने एक इक्वेशन बना ली थी। कहने का मतलब x² / a² - y² = 1, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन आपके थोड़े से कम आते हैं। क्या अब क्वेश्चन किस चीज़ में आते हैं, वो आते हैं आपके इसकी ट्रांसफॉर्म एक होती है, उस पर आते हैं। तो ट्रांसफॉर्म क्या होती है, वो आप फॉर्म आपने देखी होगी, xy = c²। ये आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं, xy = c²। अब देखो, अब इस पर भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ये भी आपको शायद ना आता हो। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि xy = c² क्यों लिखा, xy = k ही लिख देते, या केवल c लिख देते, c² ही क्यों लिखा, ये भी एक आपके में क्वेश्चन है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब ट्रांसफॉर्म इसकी क्या होती है कि अब इसकी ट्रांसफॉर्म ये होती है, जैसे कि आप इसको फिगर के बनाओगे तो ये फिगर आपका इस तरह से बनता है, ठीक है। और इसके जो एसिम्पटोट्स बनेंगे वो आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो लाइंस हैं वो आपकी x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे जो एसिम्पटोट है वो आपका इस तरह से कुछ बनेगा और ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अब क्या करते हैं, आपको ये जो xy = c² है, तो इसमें इस तरह से कुछ बनेंगे। इसमें जो हाइपरबोला है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइपरबोला है, और देखो इन दोनों का हाइपरबोला का जो सेंटर होगा वो यही होगा। और ये जो 2 लाइन्स जो x एक्सिस और y एक्सिस है वो इस टाइम इसकी क्या है, एसिम्पटोट्स हैं। तो ये a1 और ये सपोज a2, ये x एक्सिस हो गई आपकी और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। और ये एक्सिस हैं वो ही इसकी क्या है, एसिम्पटोट्स हैं। तो एक्सिस ये वाली लाइन क्या कहलाती है, y = 0, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, x = 0। इन दोनों की यदि कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो x × y = 0, ये इसके एसिम्पटोट्स तैयार हो जाते हैं। तो आपको 2 तरीके की फॉर्म पढ़नी है, आपको एक ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है। इसमें केवल आपको इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये जो सेकंड फॉर्म पढ़ रहे हैं इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें से खासकर 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। 99% आपको उसी से कवर हो जाता है, तो 1% के लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होगी। तो अब बात कर लेते हैं xy = c², यही क्यों लिया, xy = k क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए। तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, c/c/t, ठीक है। यदि सपोज यहाँ पे c, जैसे कि हम आपके दिया हुआ है xy = c², तो यदि मैं इसको पुट करूँ, पहले चेक भी कर लूँ क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं है। तो यदि मैं पुट करूँगा तो ये ct हो जाएगा × c/t, तो t से t कट गया, = आपका c² हो गया। तो ये दोनों सेम है ना, ठीक है। तो LHS = RHS आपका हो गया। तो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं। अब यदि यहाँ पे क्या होता है, यदि केवल यहाँ पे ये हटा दो, केवल c होता है, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बनाने में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे √, यहाँ पे √ लगाना पड़ता। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपके टफ हो जाते। तो टफ ना होने की वजह से क्या किया, इसको तो मैंने ct/c/t कर लिया, और बेटर है कि इसको यहाँ पे क्या कर लिया, c² कर लिया। इस वजह से यहाँ पे c² लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ डाउट क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे k क्यों नहीं लिखा गया, केवल c क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पे c² ही क्यों लिया गया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे जो पढ़ना है वो मुझे इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो टेंजेंट पढ़ना होगा और दूसरा इसमें नॉर्मल पढ़ना होगा। तो नॉर्मल हम पहले मतलब कि नॉर्मल पढ़ने से पहले हम थोड़ा टेंजेंट पढ़ लेते हैं। टेंजेंट की जो इसमें 2 इक्वेशंस होती हैं, 2 इक्वेशन मतलब एक पॉइंट फॉर्म में मुझे पढ़ना होता है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ना होता है, और दोनों ही इक्वेशंस आपके पेपर में काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल तौर पर नहीं आते, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आते हैं। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन, जैसे कि इसके फॉर्मूले होते हैं वही डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए सीधा सीधा हम इसके फॉर्मूले याद कर लेंगे। पहले हम देख भी लेंगे कैसे निकाला मैंने, फिर उसके बाद इसके फॉर्मूले याद कर लेंगे। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, आप डायरेक्ट टिक लगा के आइए, समय बर्बाद मत कीजिए। ऐसे
सी नॉर्मल की इक्वेशंस इसमें डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल से 2 इक्वेशंस बननी है, मतलब कि 2 इक्वेशन इसमें बननी है, 2 इक्वेशन इसमें बननी है, दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा, पेपर टाइम इसको रिवाइज करके जाइएगा और सीधा सीधा आंसर पे टिक लगाइए। चलिए पहले मैं पढ़ लेता हूँ टेंजेंट। तो टेंजेंट आपकी इसमें जो पढ़नी है, मुझे एक तो पॉइंट फॉर्म पढ़नी है, तो पॉइंट फॉर्म ही आपसे पूछी जाती है इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म के लिए क्या होता है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया जाता है, वो कहाँ पे दिया जाता है, कॉनिक के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा एट पॉइंट होता है, तो ये पी पॉइंट है, तो ये हमेशा जब भी आएगा तो ऐसे बोला जाएगा एट पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पे आपको एक क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट आपका ये है, और पढ़ना किस पे मुझे, एक्स वाई इक्वल टू, इसकी काट देते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे पढ़ना है। तो इस तरह की इक्वेशंस को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है कि जैसे कि पहले मैं पढ़ता था कि यदि जब पॉइंट फॉर्म होता था मैं टी इक्वल टू 0 कर लेता था, तो वहाँ पे एक समस्या क्या आ रही थी, वहाँ पे बहुत आसानी से हो जा रहा था कि एक्स स्क्वायर को ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को ऐसे रिप्लेस करते हैं, एक्स इंटू वाई को ऐसे करते हैं, ठीक है, मतलब एक्स को ऐसे करते हैं, वाई को ऐसे करते हैं, लेकिन एक्स इंटू वाई को डायरेक्ट चेंज करना मैंने आपको नहीं सिखाया था। तो x इंटू वाई यदि आ जाता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इस चीज़ को समझ लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपको किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट एक लाइन होती है, तो किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, y माइनस y1, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस x1, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, स्लोप लिखा जाता है, राइट। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जो m की वैल्यू है वो कई तरीके से आप निकाल सकते हो, काफ़ी लोग टेन थीटा के थ्रू निकालते हैं, कुछ लोग डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स के थ्रू निकालते हैं, मतलब कि बाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, उसके थ्रू निकालते हैं। आप डी वाई अपॉन डी एक्स के थ्रू भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप कई तरीके से इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, तो अब यदि तो मैं इसमें कौन सा तरीका अपनाऊंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपकी इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे 1 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बाई प्लस, अब की बार एक्स और बाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और सी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू मिली वो आपको कितनी मिली हुई है, माइनस का बाई अपॉन एक्स, ठीक है। और तो आपने ये जो स्लोप निकालने वाले हो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में निकालने वाले हो, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो ये जो है बाई अपॉन माइनस बाई अपॉन एक्स निकल के आया है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का बाई वन अपॉन एक्स वन। तो यही वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी, बाई माइनस बाई वन, एम की वैल्यू जो है माइनस का बाई वन अपॉन एक्स वन, और ये एक्स माइनस एक्स वन, इतना हो गया। अब ये x1 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस y1 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टोटल आपका इस तरह से कुछ हो जाएगा x1y माइनस y1 x1 इक्वल टू माइनस y1 x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते करते आपका कुछ इस तरह से आपको बना लेना है, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन आप तैयार हो गई। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एट पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो कभी कभी इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ सकते हैं। यदि मान लो सपोज इन्होंने दे दिया 2, समथिंग कुछ करके, ठीक है, तो आपको कोई बताना है। जब 2, समथिंग वगैरह दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है, कोई टफ नहीं है। तो सीधा सीधा इसी को याद रखना है। यदि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन x1 प्लस वाई अपॉन y1 इक्वल टू 2, राइट। एक तो ये हो जाता है। दूसरा इस तरह से है कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू y1 हो जाएगा, x इंटू y1 प्लस y इंटू x1, और नीचे क्या आएगा, x1 y1 का मल्टीप्लाई वो उधर चला जाता है, तो ये 2 ऑफ x1 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी x1 बाई 1, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि x1 बाई 1 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सी स्क्वायर के इक्वल हो जाती है, तो ये 2c स्क्वायर बन जाता है। तो एक इक्वेशन इस तरह से भी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों सेम ही हैं, ठीक है, बस उसका तरीका है अलग लिखने का, आंसर दोनों से सेम ही आने हैं, ठीक है। तो पेपर में यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि सीधा सीधा फॉर्मूला ही बताना है, तो फार्मूला आपको या तो इस फॉर्म में लिखा होगा या तो इस फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। तो याद तो आप ये करके गए, लेकिन ऑप्शन पेपर में आपका ये आ गया, तो फिर क्या बोलोगे, सर ने तो मुझे ये पढ़ाया था, ये तो आया नहीं था। और संग में क्या हुआ कि पता चले ये एक ऑप्शन में लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करके आएंगे, अरे ये वाला तो है नहीं, सीधा सीधा नन ऑफ दीज पे टिक लगा दिया। इसलिए मैंने आपको दोनों फॉर्म्स बता दिए हैं, तो दोनों फॉर्म्स को आप तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म की। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो अभी मैंने इसके पैरामीटर आपको बताए हुए हैं। पैरामीटर आपको क्या बताए थे मैंने,
सी टी कॉमा सी अपॉन टी, ये बताए। तो ये x1 की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई आपकी y1 की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो जैसे ही आपको पूछा जाए कि पैरामेट्रिक फॉर्म में बताइए, तो आप क्या करेंगे, x1 के बदले सी टी पुट कर लेंगे, y1 के बदले सी अपॉन टी पुट कर लेंगे। चाहे इस इक्वेशन पुट कर लीजिए, चाहे इस इक्वेशन पुट कर लीजिए, और दोनों से ही सेम आंसर आने वाले हैं। तो पेपर में भी थोड़ा डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपके किस हिसाब से लिखे हुए हैं। ऑप्शन में यदि सी स्क्वायर वगैरह आ रहा है, ठीक है, यदि आप ये पुट करेंगे सी स्क्वायर वगैरह अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इधर पुट करेंगे तो कुछ कैंसिल वगैरह होगा। तो अब वो ऑप्शन को आपको ध्यान रखना होगा कि इस इक्वेशन के थ्रू आंसर पूछा गया है या फिर इस इक्वेशन के थ्रू आंसर पूछा गया है। तो आप दोनों पुट करके देख लीजिए, जो आंसर आपसे मैच करता है उस पर टिक लगा दीजिए। तो आपकी टेंजेंट तो क्लियर हो गया, पॉइंट फॉर्म भी क्लियर हो गई और पैरामेट्रिक फॉर्म भी क्लियर हो गई। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मल की। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मल की। नॉर्मल, और वो भी हम किस पे पढ़ने वाले हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे कि अभी जस्ट आपने क्या किया हुआ है, एक टेंजेंट की इक्वेशन आपने फाइंड आउट की है। तो टेंजेंट, और मान लो सपोज इस तरह से कोई कर्व था और ये पी पॉइंट था उसका, तो अब क्या करना है, नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल इस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यदि आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली है तो नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट से पास होने वाली आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे सीधे सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो कैसे काम करेंगे, तो ये तो आपको कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट फॉर्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिया होगा x1, y1, ये आपको जब दे रखा है तो हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो नॉर्मल है वो भी तो एक लाइन ही है हमारी। तो ये y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पे स्लोप लिखेंगे और x माइनस x1, इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो m लिखा है, अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो नॉर्मल की इक्वेशन है, ठीक है। तो हम जब dy अपॉन dx करते हैं तो वो किसकी निकलती है, वो एक टेंजेंट की आपकी स्लोप निकलती है। तो टेंजेंट की स्लोप और ये आपस में एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे हैं। तो हम उसकी स्लोप निकाल लेंगे, मान लेते हैं m1, और इसकी जो स्लोप है हम मान लेते हैं m2। तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, -1। तो dy अपॉन dx इससे जस्ट पहले वाले हमने क्वेश्चन में कर चुके हैं, मतलब ये m1 की जो वैल्यू है हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। हमने अभी निकाला था, उसमें ध्यान होगा कि माइनस का y1 अपॉन x1 एट द पॉइंट p। तो m2 की वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएगी। तो m2 की वैल्यू क्या कर देंगे, m1 इसको उल्टा कर दीजिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और x1 अपॉन y1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये m2 की वैल्यू आपको निकल आई। तो यही वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर मुझे पुट कर लेनी है। तो आपकी इक्वेशन कुछ अब इस तरह से हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू x1 अपॉन y1 और x माइनस x1, इतना हो गया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो गया, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएबल देखो केवल इसमें और इसमें y1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर ये कांस्टेंट की तरह हो गए हैं। तो क्या करें कि y1 इसको इधर में ले जाता हूँ, तो कुल मिला के ये हो जाएगा x1 माइनस y1 और x1 स्क्वायर इधर ले आता हूँ तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट इधर लिख लेता हूँ, ये वाला पार्ट उधर लिख लेता हूँ। तो कुल मिला के हो गया x1 माइनस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो आपकी क्या बन गई, आपकी नॉर्मल की इक्वेशन तैयार हो चुकी है। किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। बहुत ईजी है। कभी ये आप इक्वेशन भूल भी जाओ कि मैंने क्या याद किया हुआ था या कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप निकालना भी आना चाहिए। पेपर में देखो ये काम बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये लिखने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और ये करने में कितना समय लगेगा, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो ये काम करने में मुश्किल से आप 30 सेकंड के अंदर आप फिर से एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, यदि आप भूल गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्या पढ़ना है मुझे, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़नी है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करना है कि जहाँ पे x1 y1 आता था वहाँ पे मुझे क्या कर देना होता है, सी टी और सी अपॉन टी। ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है। तो यही दोनों वैल्यूज को मुझे क्या कर देना है, यहाँ पुट कर देना है और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन केवल आपको पॉइंट फॉर्म पे लेनी है। पॉइंट फॉर्म जब तैयार हो जाए बस सी टी सी अपॉन टी, इतना काम करना होता है। काफ़ी ईजी लगा आपको, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इस क्वेश्चन को किया जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल कहीं ना कहीं आता ही रहता है। चलो इसको कर लेते हैं और साथ में इसको रट भी लेते हैं। इफ़ द नॉर्मल एट t1 टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर मीट्स इट अगेन एट द पॉइंट t2, देन आपको क्या शो करना है, t2 इक्वल टू -1 अपॉन t1 क्यूब, मतलब t1 और t2 में एक रिलेशन आपको बनाना है। तो इस चीज़ को समझते हैं पहले क्या चीज़ है। जैसे कि आपका सपोज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है।
इस तरह से ना बनाइए, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं, तो आप इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, आपने क्या किया, एक पॉइंट आपने T1 लिया हुआ है। T1 का मतलब आप समझ जाइए C_T1, C/T1 होता है। ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स है, ये और जो T2 दे रखा है वो भी एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो चलो मैं इस पॉइंट पे मैंने आपको क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, या थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए यहाँ पर। तो जब नॉर्मल है, सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट बना हुआ और यहाँ पे एक नॉर्मल आपने ड्रा कर रहे हैं, तो इस तरह से हाइपरबोला, और ये जाके आगे जाके यहाँ पर इसको कट कर रहा है। अब वो सपोज T2 पॉइंट है। T2 का मतलब हो गया आपका C_T2, C/T2। ठीक है, और ये T1 जो मैंने बता रहे थे, तो T1 का मतलब होता है C_T1, C/T1। बात को समझ गए? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है, और वो नॉर्मल की इक्वेशन जब यहाँ पर निकल रही है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। बस इतनी मुझे सॉल्व करना है, तो अपने आप एक रिलेशन खुद निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो T1 है, ये T2, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक यहाँ से निकल रहा है, दूसरा यहाँ पे जा रहा है, तो T1 नॉट इक्वल टू T2, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, T1 नॉट इक्वल टू T2। चलिए, बात को समझ गए। करना क्या है कि इस T1 पॉइंट पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और वो नॉर्मल की इक्वेशन में T2 पॉइंट से इसको सेटिस्फाइड करा देना है। ठीक है, तो चलो, अभी मैंने पॉइंट फॉर्म आपको पढ़ा हुआ है। पॉइंट फॉर्म आपने क्या पढ़ा था, x(1) माइनस y(1) इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। बहुत सिंपल सा पढ़ा था। तो T1 की बात कर लेते हैं। तो T1 का मतलब आप समझ गए हो कि T1 का मतलब होता है C_T1 C/T1। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो ये मैं पुट करूँगा किसके बदले, x1 और y1 के बदले, ये x1 ये और ये y1। तो चलिए, अब क्या हो जाता है हमारा x_C_T1, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ बेटा, है ना, माइनस बाई तो बाई रहेगा, और T1 की वैल्यू C/T1 इक्वल टू x1, ये C_T1 इसका स्क्वायर माइनस C/T1 इसका स्क्वायर। यहाँ तक हो गई बात। तो ये आपकी इक्वेशन किसकी मिल गई, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है, अब ये कहाँ से पास हो रही है, पास थ्रू T2, और T2 का मतलब क्या है, C_T2, C/T2। तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये जो पॉइंट आप कहाँ पुट किए जाएंगे, ये x और ये y। तो x और y आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, C_T2, C_T1 पहले से लिखा हुआ है, माइनस y यहाँ पर आपका कितना है, C/T2 है, और C/T1 पहले से लिखा हुआ है, इक्वल टू, ये यहाँ पे देखो x और y बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो इनके होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए आराम से। तो C² T1² माइनस C² डिवाइडेड बाई T1²। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, C² बन जाएगा, C² बन जाएगा, और ये C² ऑलरेडी है, तो ये सब कॉमन लेके काट दीजिएगा। काट दिया, तो अब इसको जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो उतना हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा कि इनका इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा T1² एंड T2²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे T1 और T1², तो T1³ हो गया, ये T2 निकल के आया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर T1 T2 रहेगा। ठीक है, तो एक T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमें बचेगा माइनस T2/T1, इतना बचा। और अब इस T1 का क्या करें, इसका भी इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से तो ये गायब हो जाएगा, और T1 ये बन जाएगा आपका T4, और ये बन जाएगा T1, और ये बन जाएगा T1 का क्यूब। सारी चीज़ें चेंज कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, सबको एक साइड ले आता हूँ, तो कुल मिला के बन गया T1³ T2², इसको इसके बगल में लिख लेता हूँ, पावर ज़्यादा वाला है, तो माइनस T1 की पावर 4 T2, और माइनस T1, और ये हो जाएगा प्लस का T2 इक्वल टू 0। तो देखो, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, T1³ कॉमन आ रहा है, और T2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बचा क्या, T2, और यहाँ से बचेगा T1। तो ऐसे यहाँ पे कर लेता हूँ, तो माइनस यदि कॉमन ले लूँ, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, इतना बन गया। अब मैं क्या करूँगा, T2 माइनस T1 कॉमन ले लेता हूँ। तो T2 माइनस T1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा, T1³
T2 और पीछे से बचेगा -1, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई गलती तो नहीं हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -T1 और ये माइनस दिस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, T2 - T1 ये ऑलरेडी पूरा सही लिखा था, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना था, यहाँ पे क्या कर देना, सीधा सीधा प्लस ही रहना था, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर थी कि T2 और T1 हमारे एक बराबर नहीं है। जब ये दोनों हमारे बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर नहीं तो मतलब ये 0 तो नहीं होगा, कभी ये 0 नहीं होगा, टोटल आंसर हमें 0 चाहिए, तो एक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं T2 कैलकुलेट करता हूँ, तो T2 इक्वल टू -1/T1 का होल क्यूब, ये निकल के आया। तो यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो पेपर में बैठ के मुझे इतना सारा कुछ काम नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा और साइड में लिख लीजिएगा पेपर टाइम रिवीजन। तो पेपर टाइम इसको रिवाइज करके जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पैराबोला में भी हैं, उसको भी इन्हीं के साथ लिखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि होता क्या, आप अलग अलग याद रखेंगे और बाद में जब एक साथ उसको जब आ जाता है तब कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा रिलेशन क्या था, क्योंकि सबके ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो ABCD में चारों ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर हो जाएंगे कन्फ्यूज। तो बेटर है कि सबको एक साथ लिखिएगा और सबको एक साथ याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है हर साल लगभग, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये भी आता रहता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ इफ अ सर्किल कट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x by इक्वल टू 1, मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, इन द पॉइंट्स xi, yi, और ये i इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, मतलब x1/1, x2/2, x3/3 एंड x4/4। ये 4 पॉइंट्स पे वो सर्किल कट करता है, या फिर ये कहते हैं ये जो पॉइंट्स आपको या तो x और y के टर्म्स में बता सकते हैं या फिर t के टर्म्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो t के टर्म्स में भी 4 पॉइंट हैं आपके, T1, T2, T3, T4। ठीक है, तो ये t का मतलब आप जानते ही हो, t का मतलब होता है CT, C/T। तो अब इससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सर्च करना है कि कितने ऑप्शन सही हैं कितने गलत हैं। चलिए आगे बढ़ें। आपको एक सर्किल की इक्वेशन तो दे नहीं रखी है, नहीं दे रखी है तो मुझे इक्वेशन को मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं x² + y² + 2gx + 2f(y) + c इक्वल टू 0। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि सर्किल के इक्वेशंस कैसे हम निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यदि यहाँ पे सपोज कभी भी c² वगैरह कुछ दे दिया जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे c ना लिख के और कोई वैल्यू हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब c वगैरह यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे c लिख सकते हैं। चलिए, तो अब ये इक्वेशन जो है और दूसरी इक्वेशन आपकी x × y = 1, ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसकी इक्वेशन आप जानते हो किस तरह से आपकी बनाई थी मैंने, कुछ इस तरह से आपका फिगर बना हुआ था, और सर्किल की इक्वेशन जो है वो सपोज कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स कट हो रहे हैं। इसको आप T1, T2, T3, T4 बोल सकते हो, या x1/1, x2/2, x3/3, x4/4, इस तरह से आप इनको बोल सकते हो। चलिए, तो आप ये 4 पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि y की जो वैल्यू है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट आप हाइपरबोला को भी सेटिस्फाइड करेंगे और सर्किल को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, सपोज ये एक पॉइंट पर्टिकुलर ले लेते हैं, वो x1, y1 पे काम करके देख लेते हैं हम लोग। तो यदि हम उस पर काम करेंगे तो ये x1/1 = 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हम x1² + y1² + 2gx1 2f(y1) ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि हम रूट वगैरह पे चले जाएं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन है यदि मान लो उसके 2 रूट मिलने हैं तो वो तो आगे पता ही चली जाएगा, मुझे 2 रूट मिलने हैं, तो हम उसके बार बार हम रूट मान के क्यों हम टेंशन लें। तो बेटर ये कि हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं कि y = 1/x, या फिर ऐसा कर सकते हो x = 1/y पुट कर सकते हो। तो चलो y = 1/x पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी, x², ये 1/x² + 2gx रहेगा + 2f(x) हो जाएगा + c = 0। नीचे रहना नहीं चाहिए, नीचे दी ऊपर पहुंचा देते हैं, तो x⁴ + 1 + 2gx³ + 2f(x) + cx² = 0। तो अब ये जो इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो उनसे मिला के मैंने एक इक्वेशन बनाई है जो कि टोटली किस में है,
एक्स में है और एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम 4 है, मतलब 4 डिग्री की एक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह आपने पढ़ी होंगी तो वहाँ पे पता होगा कि सम ऑफ रूट, मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, ऐसे करके यदि आपको 4 में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे 4 फार्मूले बन जाते हैं। तो सम ऑफ रूट्स के बन जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बन जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ऐसे करके बहुत सारे फार्मूले हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि मान लो सपोज ये जो 4 जगह कट कर रहा है तो वो चारों इसके रूट होंगे। तो चारों यदि रूट हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 और इनका मल्टीप्लाई वो फाइंड आउट कर लेना है। तो वो मल्टीप्लाई का फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 2gx³ प्लस cx² प्लस 2fx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो रूट्स का जो मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीपल ऑफ रूट्स, ठीक है। तो क्या निकलेगा, x1, x2, x3, x4 इक्वल टू, देखो पहले क्या होता है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो प्लस का साइन लेना है और 1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट कितना है, दिस, तो कितना आएगा 1/1 आ जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो ऐसे ही अब दूसरा क्या कर लेता हूँ, दूसरा आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये तो आपका ऑप्शन सही हो गया, क्या ये ऑप्शन तो सही नहीं है, देखो लास्ट में मैंने ऑल भी लिख रखा है। तो अब वो कैसे काम कर लेता हूँ, तो आपको क्या पता है कि y इक्वल टू 1/x है। तो अब ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/y1, 1/y2, 1/y3, 1/y4 इक्वल टू 1। तो ये कुल मिला के आपका क्या बन गया, y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4 की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। जब ये चीज़ निकल के आ गई तो आगे मुझे क्या करना है, इन पर भी वही चीज़ है। तो अब ये किस में है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे काम कर सकते हो। तो पैरामेट्रिक इसके कोऑर्डिनेट मैंने जनरली क्या बताए थे, ct, c/t, और वहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है। तो कुल मिला के आपके कोऑर्डिनेट t, 1/t बनेंगे, राइट। तो ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर x के बदले क्या पुट कर दें, t पुट कर दें। तो t1, t2, t3, t4 इनका भी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कुल मिला के t1, t2, t3 और t4 इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1। तो ऐसे सी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। कुल मिला के ऑप्शन आपको क्या लगाना होगा, डी ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, तभी आपको नंबर 4 मिलेंगे। यदि आपने केवल ए ऑप्शन पे टिक लगा दिया, नंबर मिलेंगे -1, बी पे लगाएंगे -1, सी पे लगाएंगे -1, जबकि ऑप्शन तो वो भी सही है। लेकिन असली ऑप्शन कौन सा है, वो है डी, इस पे मिलेंगे आपको 4 नंबर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर टाइम लिख लीजिएगा। मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में केवल इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। आगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। यदि आपने इतना पढ़ रखा है तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय, टेक केयर।